हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। आज की क्लास किस वीडियो पर कौन सी टॉपिक पर बनने वाली है, ये सारी चीजें आप सभी को थंबनेल देखकर ऑलरेडी पता चल गया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझेंगे कि आखिर ज्योग्राफी की क्वेश्चन जो है आयोग कहाँ से पूछ रहा है, किन किन किताबों से क्वेश्चन को उठा रहा है। सारी डिटेल से सारी चीजों को समझेंगे लोग, क्योंकि आप लोग का पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें 40 से 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करके दिखाया था कि क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आज पूरी बुक दिखाऊंगा कि कौन कौन बुक को आप फॉलो करेंगे ताकि आपका जो है जीएस में 8 नंबर का जो ज्योग्राफी है और पीआरटी 1 to 5 में जो ज्योग्राफी के 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे तैयार किया जाए, कैसे पढ़ा जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बन सके। और मैक्सिमम क्वेश्चन आयोग ने आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं टीआरई वाले, चाहे वो पीआरटी का हो, 68 का हो, 9, 10 का हो या 11, 12 को, उन सभी में जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे हैं जीएस पर्सन में, है ना, चाहे वो पीआरटी का जीएस हो 1 to 5 वाला या आपका जो है बाकी किसी क्लासों का जिसमें 40 नंबर में जो 8 नंबर का जीएस रहता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पूरा 40 नंबर के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल से बता दूंगा। आज आप सभी उसको समझिए कि इन ज्योग्राफी के 8 नंबर की तैयारी कैसे करेंगे। तो जो क्वेश्चन बच गया था एनालिसिस करते समय, मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन और भी छूटे हुए हैं जिनका मैं दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन जो है इसका जो है क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहा है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर आप सभी जानते होंगे। यहां आंसर बताना मकसद नहीं है, यहां यह बताना जरूरी है कि आगे टीआरई 4 में आप जो है ज्योग्राफी के लिए 8 नंबर की ज्योग्राफी के लिए कितना पढ़ें ताकि पूरी चीजें कवर हो जाए और मैक्सिमम आपका सही हो जाए, ये जरूरी बताना है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रूफ नहीं दिखेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ सच में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो पहले प्रूफ देखिए कि ये जो क्वेश्चन लिखा गया है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो किस ग्रह कहा जाता है? मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि भाई शुक्र को क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यहां देखेंगे शुक्र को जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है कि नहीं है, सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है कि नहीं है। तो ये चीजें जो है आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन लास्ट में मैं बुक दिखा दूंगा कि ये जो सौरमंडल का टॉपिक हो या अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है भूकंप के बारे में, इन सभी को कहां से पढ़ेंगे। भारत के बारे में पूछ रहा है, उनको कहां से पढ़ेंगे, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इन सभी सेशन को कैसे पढ़ेंगे और ये क्या तीनों सबके लिए जरूरी है या किसी एक के लिए जरूरी है कि नहीं, सब बताऊंगा। धैर्य रखिएगा आप सभी। भूकंप के बारे में दिया गया कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पी तरंगे अनुप्रस्थ होती है कि नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है, दिखाऊंगा आप सभी को। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर, यानी उद्गम केंद्र है जहां से भूकंप निकल रहा है, यानी जहां भूकंप का जो है जहां भूकंप का उत्पादन हो रहा है, जहां भूकंप का जो है जहां से भूकंप शुरू हुआ, ठीक है, तो उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। और जहां धरती पर आकर टकराता है उसको अधिक केंद्र कहा जाता है, ये कथन दिया गया। दूसरा, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। यानी भूकंप जब आता है तो उससे पहले जानवर को फील हो जाता है, जानवर बता देते हैं, जानवर को पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा भूकंप की जब कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पी तरंगे अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्ध्य होती है। तो पहला कथन उसे गलत दिख गया। बाकी पूरी कहानी डिटेल से पढ़िएगा तब आपको समझ आ जाएगा कि भूकंप के बारे में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीजें दी गई है। जैसे जो है भूकंप का जो केंद्र है उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है और जहां ऊपर आकर टकराता है उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक ऊपर वाले भूतल को जिसको अधिकेंद्र कहा जाता है, ऊपर वाला को यानी जहां से भूकंप निकल रहा है उसको उद्गम और जहां आकर टकरा रहा है उसको अधिकेंद्र। तो ये चीजें अगर आप पढ़े रहेंगे तो डिटेल से समझ जाएंगे। आगे की टीआरई 4 की तैयारी कैसे की जाएगी यही चीज दिखाने के बाद मैं आपको लास्ट में बता दूंगा डिटेल से। ठीक है, आगे जी ये क्वेश्चन जैसे दिया गया कि महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। तो महासागर में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, क्या सिलिका एल्युमिनियम है, सिलिका निकेल है या सिलिका मैग्नीशियम है। और ये जो क्वेश्चन है ना पहले बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है और ये फिर आप लोग को टीआरई में भी आया था। और इस क्वेश्चन के आंसर हूबहू जो है लिखा गया था किताबों में। देखेंगे यहाँ पर महासागरीय प्रपट्टी के मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम की महासागरीय भूप्रपट्टी, यानी महासागरीय भूप्रपट्टी सिलिका और मैग्नीशियम के। और सिर्फ भूप्रपट्टी जो रहता तो सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम से रहता, सिर्फ भूप्रपट्टी रहता। तो है कि नहीं है, वो चीजें आपको समझ आ जाएगी धीरे धीरे, चीजों को जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आएंगे यहां पर देखेंगे स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश क्या है। मतलब चाइना जो है क्या स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इवन भारत में भी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहां तक कि स्थानांतरित कृषि का भी 4 गो नाम है।
स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, घुमंतु कृषि, कर्तन और दहन कृषि, ये 4 गो नाम इसका है। इसका खुद ही 4 गो नाम है। और इस झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को अपने भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग नाम है और विदेश में भी अलग अलग नाम है। बताइए, इतना सारा नाम है। अब यहाँ कह रहा है कि क्या चेना, इसी स्थानांतरित कृषि को क्या चेना बांग्लादेश में कहते हैं, क्या मिल्पा जिम्बाब्वे में कहते हैं, क्या लदांग मलेशिया में कहते हैं? कह रहा है कि कौन सा इसमें सही आपको लग रहा है। तो इसका पूरा लिस्ट यहां पर आइएगा तो दिखाएंगे आपको। पूरा लिस्ट जो है, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग, श्रीलंका में चेना, ना कि बांग्लादेश में। दिखा आप लोग को। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि, म्यांमार में तुंगा, मध्य अमेरिका में मिल्पा और मैक्सिको में भी मिल्पा कहा जाता है, मेडागास्कर में टावी, जावा में हुमा। मतलब पूरा डिटेल ही दिया गया। जब इसको मैं पढ़ा दूं तो क्या छूटेगा भी क्वेश्चन, यही से आपको सीधे सीधे देख लीजिएगा, है कि नहीं है। सीधे सीधे वेनेजुएला में कौन को, पूरा एकदम चार्ट ही है यही पर एकदम डिटेल से कि भाई कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों पर सही क्रम है। मतलब कह रहे हैं कि वायुमंडल की परतें बताइए। सबसे पहले कौन है, सतह से लेकर पूरा बाहर तक का। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, कौन कौन होगा। यहाँ जी, यहाँ देखिए पूरा डिटेल से दिखा गया। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। आयन और बहिर्मंडल है कि नहीं है। ये लास्ट में बरही और पहला क्षोभ मंडल, ये सारा डिटेल से दिया गया। अब ये जानते रहेंगे तो वहां आसानी से क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा। अगला जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कह रहे कि क्या 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6 लाख थी। मतलब 6 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार में। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये तो है नहीं, सबको पता है कि नहीं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में 2.4 है, 2.6 है, नहीं 2.4 है कि नहीं है। तो ये जो लिखा गया है, अब ये जो लिखा गया है इसको कैसे जानेंगे। तो जनगणना वाला जो रिपोर्ट उठाइएगा तो उसमें देखिएगा सिक्किम की जो है जनसंख्या 6,10,557, 6 लाख मिल गया लगभग। सही है कि नहीं सही है जी, पहला कथन है कि नहीं है। तो ये पूरी जनगणना जो है डिटेल से दी गई है, जिससे आप पकड़ पाइएगा आसानी से। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप है कि नहीं है। तो ये चीजें आसानी से आप पकड़ लीजिएगा, डिटेल से समझ जाइएगा। आगे जी, सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। और अब सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज काली छोड़िए, कुछ भी पूछ दे, 4 गो होता है, इसमें से चारों कह दे कि भाई पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच का, यहाँ तो सतलज काली था ना जिसको हिमाचल या कुमायूं हिमालय कहा जाता है, लेकिन कह दे भाई सिंधु और सतलज के बीच में तो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। क्योंकि इसके पिछले बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 40 नंबर वाला में, मेन में, वो भी जब कराऊंगा आपको दिखाऊंगा। ये वाला ही क्वेश्चन पूछा था। पंजाब और कश्मीर, मैक्सिमम लोगों ने गलती किया था। क्या गलती किया था, किसी को पता ही नहीं था कि पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय कहा था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। ठीक है ना। उसी तरह सतलज और काली नदी के बीच के हिमाचल और कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली तीस्ता को नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच के असम हिमालय। ये पूरा डिटेल से ही दिया गया। अब इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाए तो क्या छूटेगा क्वेश्चन, एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा। आगे जी, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ये सब जो है पीआरटी वाला क्वेश्चन है और जीएस में जो 8 नंबर पूछता है वही वाला क्वेश्चन है। वही वाला क्वेश्चन में उठा कर लेके आऊँ, टीआरई का क्वेश्चन है, टोटल टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर है। तो महानदी पर बांध जो है हीराकुंड बांध हो जाएगा। मतलब हीरा क्या होता है, महान होता है। यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा का शोक कहलाने वाला नदी महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर में 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हीराकुंड नामक स्थान पर एक परियोजना निर्मित की गई है। यानी हीराकुंड बांध किस पे है, तो उड़ीसा में जो महानदी है उस पे है। अगला जी, यहाँ फोटो भी बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ जी, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति को सही क्रम बताइए। अब ये सुरमा घाटी लूनेज क्षेत्र गुजरात में, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में कि नहीं है। अब इसको जानने के लिए पूरा डिटेल से आप पढ़ते हैं तो इसमें पूरा आप जब पढ़ते पूरी कहानी को तो आपको पता चलता है कि लूनेज जो है गुजरात में है, बाकी सारे जगह जो है जो तो आपको मिल जाते है कि नहीं है। ये पूरे आप कहानी पढ़ते किताबों को, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है तो सब आपको दिख जाता, टोटली दिख जाता। ठीक है, अगला जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में
उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, यानी कि उत्तर दिशा से नहीं आती है। कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा से जाती है? तो सुबर्णिरा, मानस, बेलसिरी, इसमें से देखेंगे कौन सी नदी है। यहाँ आइएगा तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, तो दक्षिण साइड से आती है, यानी कि कौन सी नदी जो है उत्तर से नहीं आती है, यानी उत्तर से नहीं आती है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या था, उत्तर से नहीं आती है। क्या क्वेश्चन था, फिर से देखें तो उत्तर दिशा से नहीं आती है, यानी कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती, इसका मतलब है कि दक्षिण दिशा से मिलती है। तो अब यहाँ दक्षिण दिशा से मिलती है, तो यहाँ कौन कौन सी नदियां जो है अन्य सहायक नदियां दक्षिण दिशा से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कौन कौन है? तो यहाँ देखेंगे बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनुला, ये अन्य जो सहायक नदियां जो है वो कहां से आके मिलती है? दक्षिण साइड से आके मिलती है। और वही उत्तर साइड से अगर आके मिल रही है तो कौन कौन उत्तर साइड से आके मिल रही है? अगर उत्तर साइड से देखा जाएगा तो हिमालय से आकर, यानी हिमालय उत्तर साइड में है, वो कौन कौन सी है? तो सुवर्श्री, कामेक, धनश्री, मानस और तीस्ता, ये सब उत्तर साइड से आती है। तो उत्तर साइड से और दक्षिण साइड से डिटेल में आपको दिया गया है कि कौन सा उत्तर साइड से आता है और कौन से दक्षिण साइड से आएगा। ये दक्षिण साइड से हो जाएगा मानस भी, और सुबर्णिरा जो है ये भी उत्तर साइड से हो जाएगा, दोनों ही उत्तर साइड से हो जाएगा, है कि नहीं? हिमालयन नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? अब ये मल्चिंग मतलब क्या होता है? तो मल्चिंग मतलब यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे मल्च बनाना या मल्चिंग वही होता है, पौधे के बीच में जो भूमि जैव पदार्थ जैसे पुआल से ढक दिया जाता है। पौधे के बीच में क्या किया जाता है? पुआल से ढक दी जाती है, जिससे कि मृदा की आर्द्रता रुकी रहे। मृदा क्या हो? आर्द्रता रुकी रहे। तो यहाँ आएंगे, किससे ढक रहा है जी? पुआल से ढकना है, पुआल से ढक देना है, जैविक पदार्थ की परत को ढक देना है, पुआल से क्या करना है? ढक देना है। ठीक है, ये चीजें आगे जी। अगला जी, उत्तर भारत के शीतकालीन में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम। अब भाई उत्तर भारत में जो चावल की फसल उपजाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अब उत्तर के भारत में जो आप सभी जानते हैं ऑलरेडी डिटेल से सारी चीजें को, कि अमन, अगहन, औस, अमन, साली, अगहनी, अमन, औस और साली, और ये अमन, आस और बोरो, ये नाम खूब जानते हो कि चावल की प्रजाति है। लेकिन यहाँ कह रहा है उत्तर भारत के, यानी उत्तर भारत के साइड में। अब यहाँ जी मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, यहाँ जी, यहाँ जी चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो कह रखा कि इसकी कृषि 2000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क परंतु शिक्षित क्षेत्र वाले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। चावल मुख्य रूप से खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के समय बोई जाती है और नवंबर से जनवरी के समय काट ली जाती है। इस फसल को आमन, साली, अगहनी के नाम से भी जाना जाता है। और वही शरद या ग्रीष्म ऋतु की फसल है पूर्वी भारत में और तमिलनाडु साइड में, जिसे आस, कार्तिनी और बोरो के नाम से बोरो या दलुआ भी कहा जाता है। ठीक नहीं है, दोनों ही आपको डिटेल से नाम अमन, साली, अगहनी। और वही जो है पूर्वी क्षेत्र में, ये उत्तरी क्षेत्र का हो गया, वो पूर्वी क्षेत्र का हो गया। ये उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ क्वेश्चन किसका पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था उत्तरी क्षेत्र का। तो उत्तरी क्षेत्र का अमन, औस और अमन, साली और अगहनी। अमन, साली और अगहनी क्या दिया है इसमें? अमन, साली और अगहनी, है कि नहीं है? तो ये चीजें, उसके बाद ये पूर्वी क्षेत्र का ये हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेटी टिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। अब जेटी टिवार्थ बोले या कोबर महोदय बोले, दोनों में भी बोलेंगे। तो यहाँ देखेंगे AMW या AM क्षेत्र जो होता है ये इस वाला क्षेत्र हो गया। कौन सा? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। ठीक है, कोबर महोदय भी और ये आपका जो है लगभग सबका एक ही रहता है, थोड़ा बहुत सिर्फ नाम में चेंजिंग का जगह वही है। AMW या AM एक ही तरह से है, ठीक है ना। अगला जी, यहां लिखा है निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम। अभी मैंने बोला कि स्थानांतरित कृषि का जो है ना बहुत सारे अलग अलग जगहों पर नाम है। बेबर, दहिया, पोडू, ये भी नाम है स्थानांतरित कृषि। अब ये कहाँ कहाँ बोला जाता है देखेंगे। यहाँ पर बेबर है, ठीक है ना, पोडू है और उसके बाद से दहिया है, ठीक है, दहिया है। ये सभी जो है भारत के किसी न किसी क्षेत्र में बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ पूछा था क्या ये स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो बिल्कुल है, सभी है कि नहीं है। अगला जी, भारत में 2052 की राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होगा? यानी 1952 का जो राष्ट्रीय वन नीति आया था उसमें कहा गया था कि भाई कितना होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में जंगल कितना, वन कितना होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा इसने क्या कहा था। तो इसने कहा था कि भाई साहब कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए
न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र जो है 33% रहे। ये बात कही गई थी, किसमें कही गई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1952 वाले में। ठीक है, ये चीजें हूबहू आपको मैच कर देगी, हूबहू। पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, पीडीएफ कहां से मिलेगा, हर चीज की डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो भाई चराई, वन रोपण या वन उन्मूलन। तो ये तो वन रोपण ही तो होगा बाढ़ को रोकने के लिए, तो नॉर्मल चीजें है। ये तो आप पढ़िएगा किताबों को, ज्योग्राफी सेशन को, तो कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा, चाहे कहीं भी पढ़े, मेरे साथ पढ़े या कहीं से भी पढ़े, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको जो है डिटेल से समझ आ जाएगी, है ना। यदि ग्रीनविच में दोपहर के समय 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच से 23 डिग्री पूरब के साइड जाएंगे, यानी पूरब साइड में जाएंगे, तो क्या होगा? तो पूरब साइड जा रहा है यानी आगे और बढ़ रहा है, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकल रहा है, तो आगे बढ़ रहे हैं। 30 डिग्री का मतलब हो गया कि 30 गुने 4 करेंगे 320, यानी 2 घंटा का फर्क पड़ जाएगा। पूरब की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? सूरज पहले निकल रहा है, तो वहां टाइम और बढ़ते जाएगा, और जितना इधर पश्चिम की तरफ भागेंगे टाइम कम होते जाएगा। ठीक है, टाइम कम होते जाएगा। तो ये रहा आप सभी का जो है यहां तक क्वेश्चन। पिछले क्लास में और इस क्लास में, दोनों ही क्लास में मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी की जितनी भी क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया और आप सभी को दिखाया कि क्वेश्चन जो है कहां से पूछे जा रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करके दिखाया। अभी तक जो हमको लग रहा है कि 106 या 7 लगभग जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूरा पीआरटी वगैरह मिला दे तो जितना क्वेश्चन मुझे मिल पाया है उन सभी क्वेश्चनों में से मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाया, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं वो आप सभी को अब बताने जा रहा हूं, डिटेल से समझाने जा रहा हूं कि कैसे पढ़िएगा कि इन सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। और 8 में 7 नंबर आसानी से आ जाएगा, और आपका जो है जिनका पीआरटी में होगा वो लोग कैसे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों को। पीआरटी वालों के लिए सब कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? पीआरटी, वो कौन से पीआरटी? तो जिनका 1 to 5 है, 1 to 5 अगर है उनका जो, अगर ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं भाई, तो वे लोग जो है कैसे करेंगे? तो वो लोगों को 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? तो आपको जो है विश्व भूगोल क्या पढ़ना है? विश्व भूगोल पढ़ना है, हाँ, विश्व भूगोल पढ़ना है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। उसके अलावा जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना आप लोग को, और बिहार ज्योग्राफी पढ़ना आप सभी को। तीनों ही पढ़ना है। तीनों कहां से पढ़ेंगे? तो तीनों पढ़ने का तरीका है कि आप जो है कहां से पढ़े? एनसीईआरटी से, उसके बाद से बिहार बोर्ड से। और आप सभी ने देखा होगा कि जो फाइनल आंसर की आया हुआ था 9th 10th वाला, उसमें जो है एनसीईआरटी को ना मान के बिहार बोर्ड को मान लिया था कि सही, इसका जवाब सही मान लिया था, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था। हिस्ट्री क्वेश्चन था, आप सभी ने, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, या हो सकता है बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो एनसीईआरटी के छोड़ को बिहार बोर्ड को सही मान लिया था। अद्भुत है। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी जरूरी है लेकिन बिहार बोर्ड पढ़ना मजबूरी है। तो दोनों जरूर पढ़िएगा, दोनों ही पढ़िए किताबों को, तो दोनों किताब पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेशल बुक मैं बता देता हूं, बुक को दिखा देता हूं, फोटो भी, है ना। उस बुक का पीडीएफ आप लोगों को अगर मिल जाएगा या बुक ही मिल जाएगा तो पढ़िएगा अगर मन करेगा तो। ठीक है, बुक आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, बुक दिखा दे रहा हूं। इन 3 चीजों से कर लीजिएगा तो आपका जो है 1 to 5 वालों के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ना है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वो किस क्लास से पढ़ेंगे? तो 1 to 5 वाले, तो वो लोग पढ़ेंगे 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, इतना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, इतना पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड भी, उसके अलावा कुछ स्पेशल बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को जो है अलग अलग बुक प्रकाशन का आता है। जैसे आता है लूसेंट का बुक आता है, कौन सा आता है? लूसेंट का बुक आता है, एक लूसेंट का बुक आता है। ठीक है, वहां से आपको पढ़ना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वहां से स्टैटिक जीके टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो है वहीं से आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, या एक और बुक आता है उसी लूसेंट के अगर अलावा जो है, अगर आपके पास एक पॉकेट जीके करके बुक आता है, ये बुक दोनों में से कोई भी बुक आपके पास होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों ही लेना है, कोई भी एक बुक होगा तो चल जाएगा। किनके लिए? 1 to 5 वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किनके लिए बता रहा हूँ? 1 to 5 वाले के लिए बता रहा हूँ। या तो लूसेंट लेंगे या तो मैं बुक दिखा दे रहा हूँ आप सभी को, है ना। एक बुक ये है और एक जो है आपका लूसेंट का बुक होगा। दोनों बुक में से कोई एक बुक लेना है, कोई भी एक, है ना, लेना होगा। या नहीं भी लेंगे तो पीडीएफ इसका मेरे पास से आप लोगों को मिल जाएगा, पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का भी बुक जो है, इसके पूरी पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा मेरे पास से, उससे पढ़ सकते हैं। हाईलाइट लगा हुआ पूरी तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रह गया 1 to 5 वालों के लिए। क्या रह गया? ये 1 to 5 वालों के लिए रह गया। अब रह गया कि 6 to 12 यानी कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये लोग जो है, जो 8 नंबर के लिए ज्योग्राफी के लिए परेशान है, वे लोग क्या करें? उन लोग के लिए क्या करना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए? उनके लिए बहुत इजी है, बहुत जबरदस्त है कि आप जो है या तो 8, 9, 10
क्लास का एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड किताबों को पढ़ जाइए, है ना, हाईलाइट किया हुआ प्राप्त हो जाएगा मेरे पास से, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। या आप सभी जो है ना, आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, एक बुक आता है महेश कुमार बंडवाल। कौन सा बुक है? महेश कुमार बंडवाल। लेकिन याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, दो किताब आ रहा है, 2 किताब आ नहीं रहा है, एक न्यू वर्जन अब जो है आप लोग का न्यू वर्जन मिल रहा है। और हो क्या रहा है, न्यू वर्जन में जो है बहुत सारे कंटेंट नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि महेश कुमार बंडवाल बुक से जो है आपका 8 नंबर का ज्योग्राफी जो है पूरी की पूरी क्वेश्चन वहां से मिल जाएगी, पूरी की पूरी क्वेश्चन मिल जाएगी, 8 में 8 मिल जाएगा आपको। और बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना तो 8 में 7 कोई नहीं रोक सकता है, किस्मत खराब रहेगा तब 6, ना तो 7 कोई नहीं रोक सकता है, पक्का एकदम गारंटेड एकदम क्वेश्चन आता है। बशर्ते दिक्कत क्या है कि आप जो महेश कुमार बंडवाल बुक ले रहे हैं वो बुक ले रहे हैं आप न्यू वर्जन, और मैं कह रहा हूं कि ओल्ड एडिशन जो है आपको लेना है। कौन सा बुक है, बुक दिखा रहा हूं आप सभी को, ध्यान से देखिएगा, ये रहा बुक, ये बुक देखिए, दिख रहा आप सभी को बुक, ये रहा बुक, ठीक है, ये रहा बुक आप सभी को। ये जो बुक है इस कलर का जो बुक मिल रहा है, और ये जो है सीरीज 3 लिखा हुआ, सीरीज हो सकता है उसमें भी 3 लिखा हो, लेकिन ये ओल्ड वाला, ये कवर देख लीजिए, बुक का कवर आप लोग को दिख रहा होगा, ये बुक का कवर जो दिख रहा है, ये वाला बुक अगर मिल जाए, भारत का भूगोल ये भी है, ठीक है, सेम नाम का मिल रहा है, लेकिन ये ओल्ड प्रकाशन वाला है, ओल्ड वाला है बुक महेश कुमार बंडवाल का। और ओल्ड वाले से क्या फायदा है, ओल्ड वाले में ओल्ड एनसीईआरटी का कंटेंट उसमें दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी का। और आप सभी को कई बार आप सभी ने सुना होगा, अक्सर जो है बार बार जो है आयोग की तरफ से भी कई बड़े बड़े अधिकारी लोग बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी बढ़िया था, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते एग्जामों में, क्योंकि उसमें कंटेंट ज्यादा थे। तो ये जो बुक जो है ना, इसका जो है पीडीएफ अगर चाहेंगे ना तो हमारे पास से मिल जाएगा पीडीएफ, जो वो भी क्या, तो हाईलाइट लगा हुआ पीडीएफ, और उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर, पूरा किताबें अपलोड कर दी हैं एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन दिखा दूंगा आप सभी को, ऐप चाहेंगे तो डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं, सारी चीज आपको मिल जाएगी, है ना, जैसा आपको मर्जी होगा, जैसा इच्छा होगा वहां से जाके आप जो है लेकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जी, ठीक है, यहाँ जी। अब दूसरा उसके बाद जो देखेंगे, और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, अभी अगर मान के चलिए आपके पास समय है तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड 8, 9, 10 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद महेश कुमार बंडवाल बुक पढ़ लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 8 का 8 टेंशन खत्म, और जिनका 1 to 5 है उनका भी टेंशन खत्म। 1 to 5 वाले क्या करेंगे, आप जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़े, क्योंकि आपके लिए तो 8 नंबर का नहीं पूरा मेन है, तो आपके लिए तो जीएस पूरा ही है, तो वो डिटेल से पढ़ना ही होगा। और उसके अलावा लुसेंट का बुक या पॉकेट जीके वाला में से कोई एक बुक जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। अब ये चीजें पढ़ लीजिएगा, या हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हम बैच भी चला रहे हैं, वहां पढ़ भी रहे हैं लोग, डिटेल से सारी चीजें हो भी रहा है, तो हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। सेल्फ पढ़ने के लिए मैं बता दिया आप सभी को कैसे पढ़ना है, या मेरे से जुड़ना होगा वो भी तरीका बता दिया, कैसे जुड़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये चीजें जो है समझ आ गई आप सभी को। मेरे पास आइएगा तो इन जितने भी क्वेश्चन मैंने दिखाया उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड, और उसके अलावा महेश कुमार बंडवाल, और कुछ क्वेश्चन जो हमारे नोट्स जो थे वो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है ना 1 लाइनर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन टोटल, और ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन पता है कितना है, लगभग 1000 1 लाइनर क्वेश्चन है। भारत का भूगोल भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो उसका अलग, दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों का लगभग जो है आपको जो 1000 क्वेश्चन मिलेगा 1 लाइनर क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन के अलावा यहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन ये सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, टोटल का टोटल 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल का टोटल जो है 1 लाइनर क्वेश्चन है। भारत का जो भूगोल है, उसके बाद वर्ल्ड भूगोल भी आएगा आपका, वर्ल्ड भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसका भी 1 लाइनर मिलेगा, और साथ ही साथ में 1 लाइनर के अलावा जो है अपने खुद हाथों से बनाया हुआ, अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरह का, ये अपने हाथों देख सकते हैं। चैप्टर 1 ये 9th क्लास का, उसी तरह हर एक क्लास का अपने हाथों से बनाया गया क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर का, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से हमको लग रहा है ना जिनका 1 to 5 है ना पीआरटी वाले, उनका तो क्वेश्चन हमको लग रहा है यहीं से लड़ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएगा। जितना क्वेश्चन पूछा है ना इसमें से जो एनालिसिस करके दिखाया हूँ अभी प्रोजेक्ट में, जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्योंकि ये किताब के अंदर से हूबहू बनाया गया। एक एक क्वेश्चन किताब उठाया गया, बुक उठाया गया, बुक का पेज उठाया गया कि पेज 1, इस पेज में से जो इंपॉर्टेंट लगा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया गया, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया गया। जैसे लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो विश्व का 7वां स्थान है। और आप जाएंगे ज्योग्राफी का 9th क्लास, पहला चैप्टर उठाएंगे स्थिति और विस्तार, उसके पहले ही पेज में दिया गया पूरी डिटेल से बारे में इसके,
है कि नहीं। जैसे यहाँ लिखा है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। या ऑप्शन नंबर सी आपको दिया भी गया है कि नहीं, ये सारी चीज दिया भी गया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, हर एक क्लास के हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है एमसीक्यू बना हुआ है। एक एक चैप्टर वाइज, पेज वाइज क्वेश्चन बना हुआ है। पूरी डिटेल से 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू। वो चीजें आप लेके पढ़ सकते हैं। अगर समय होगा आपके लिए पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, लेके चीजों को अगर चाहिए तो, ठीक है ना। ये चीजें पूरा देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, टोटली एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। इस तरह का हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आपका जो रह गया, अब आपका रह गया जी भाई, अब रह गया कि आप जो है कैसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ना चाहते हैं हमारे पास। अगर आप जो जुड़ना चाहते होंगे तो कैसे जुड़ेंगे, कहाँ से जुड़ेंगे, चीज़ों के लिए कैसे जुड़ पाएंगे, है ना। तो आपको अगर जुड़ना होगा तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है ASC अकेडमी। क्या लिखा हुआ है, ये जो लोगो है ये दिख जाएगा आप लोग को। वहां से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर 9905550148 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये दिख गया आप सभी को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी थोड़ा सा कॉल आ रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे पास बेधड़क कॉल करके इस पर बात कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या तैयारी करना है, कहाँ से PDF मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, हर तरह से संबंधित जानकारी आपको दे सकते हैं, मिल जाएगा। बुक का जो है आपका कवर अगर नहीं देखा होगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पर कवर भेज देंगे, ठीक है। वहां से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन के एनालिसिस की, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका जो है। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस करके दिखाऊं 8 नंबर के लिए, मेन के लिए, आप सभी जो है आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है। चाहे करंट अफेयर हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी की तो हो गया, बाकी जो बच्चा 4 ये और मेन में भी कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने कमेंट कीजिएगा। कमेंट जो है जिस विषय में सबसे ज्यादा रहेगा उसका जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश किया जाएगा। और बाढ़ की वजह से थोड़ा सा मैं बिजी था, इसी वजह से पिछला वीडियो जो है 1 हफ्ते पहले जो आया था, 6-7 दिन के बीच में गैप हो गया। और आप सभी ने डेली बोलते थे कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट ला दीजिए, ये वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। क्योंकि बाढ़ में हम लोग तो टाउन में रहते, दिक्कत नहीं था, लेकिन गाँव में हमारे जो भी गाँव के लोग हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए पूरे लोग हम लोग बहुत 4-5 दिनों से भिड़े हुए थे। आप लोग डेली लाइव आते थे, डेली बताते कि मेरा जो पर्सनल जो गांव में घर था, गांव में कोई रहता नहीं है, लेकिन पूरे बहुत बड़ा जो हॉल खुला हुआ था, घर खुला हुआ था, पूरे लोग उसमें रह रहे थे। उस पूरे गांव में एक जो है मेरा ही घर जो बचा हुआ था, जो ज़्यादा हाइट पे है, तो पानी नहीं लगा हुआ था। बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में पानी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो पूरे लोगों को खाने पीने के लिए, रहने के लिए पूरी इंतजाम किया गया था, रहने के लिए वहाँ पर हर चीज़ के लिए जहाँ तक हो पाया था हम लोगों ने कोशिश किया। बाकी आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है कर पाता हूँ, संभव हो पाता है। आगे भी धीरे धीरे होती रहेगी। इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था, बाढ़ की वजह से 2-3 दिन मैं उसी में काफ़ी ज़्यादा बिजी रह गया था। अब जो है कोशिश करूँगा, क्योंकि अब थोड़ा सा माहौल शांत है, बढ़िया है, पानी धीरे धीरे हट रहा है, लोग धीरे धीरे अपने अपने जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो लगातार जो है सब्जेक्ट पर अब एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और डेली एक न एक किसी सब्जेक्ट पर एनालिसिस आएगा, तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पर अगला जो है वीडियो एनालिसिस होनी चाहिए। तो यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।